किस पर्पस क्या बुलाने का। आज दिनांक 3/4 को अनुसूचित जाति जनजाति संघ के द्वारा प्रेस वार्ता के द्वारा हम लोग बुलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते सब लोगों का। आज बुलाने का मकसद हम लोगों का था, जो एसटीएससी कर्मचारी जो परिणामी वरीयता के द्वारा आपका ये विधेयक जो पास किया गया था, उसी के उद्देश्य से आज बुलाया गया आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 24/3/22 को परिणामी वरीयता विधेयक 2022 विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित किए जाने पर मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय सदस्यगणों को एसटीएससी कर्मचारी संघ की ओर से धन्यवाद देती है मुख्यमंत्री महोदय, और जो भी सदस्यगण विधेयक में जो पारित करने में सहयोग दिए हैं सभी को हम कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आज का मुख्य बिंदु है परिणामी वरीयता यूजीसी का, जो यूजीसी और आपका रिम्स का जो एक बहुत स्वर्णिम काल हम लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा विधेयक पारित किया गया है, वो हम लोगों के अंदर काफ़ी खुशी की लहर है। इसीलिए धन्यवाद हम लोग ज्ञापन करते हैं। और विशेष रूप से जो भी एक एक बिंदु करके जो क्या कैसे हम लोग का किया गया है, क्या क्या बिंदु हैं, सारी विस्तार रूप से हमारे संजय बाबू के द्वारा, संजीव कुमार मेरे उपाध्यक्ष हैं, बताया जाएगा। संजय बाबू आप सारी विस्तार आप बताएं। महासचिव महोदय कुछ बोलना चाहेंगे तो बताएंगे। पत्रकार बंधु को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पर आए। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ आपका स्वागत करता है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, इस समय जो है ये परिणामी वरीयता विधेयक 2022 विधानसभा में 24 मार्च को पारित किया गया है। इसके संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांति समाज में फैली हुई है। उसको उसके संवैधानिक पक्ष और लीगल पक्ष को रखने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ताकि आरक्षण के मामले में संविधान का अभी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हमें बताने का के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आरक्षण के जो संविधान के द्वारा आरक्षण दिया गया, उसमें एक बड़ा मोड़ आया 16/11/1992 को, जब इंदिरा सहने ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में दी जा रही आरक्षण को असंवैधानिक करार किया था। इसके उपरांत इस समाज के पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 77वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, और जिससे इसको अनुसूची 9 में ले करके प्रोन्नति में आरक्षण को संवैधानिक बनाया गया। पुनः वीरपाल सिंह चौहान के मामले में पारित न्याय निर्णय के कारण परिणामी वरीयता से अनुसूचित जाति जनजाति के सेवकों को वंचित होना पड़ा। परिणामी वरीयता क्या है? परिणामी वरीयता का अर्थ है कि जब आपका प्रोन्नति होता है, प्रमोशन होता है, तो जिस कैडर में आप जाते हैं तो डेट ऑफ एंट्री जो होती है वो आपके वरीयता का निर्धारण करता है। परंतु वीरपाल सिंह के मामले में उनका कहना था कि अगर आप आरक्षण से प्रोन्नत हुए हैं, तो अगर आपके बाद सामान्य जाति के या अन्य कोई भी लोग प्रोन्नत होंगे, तो जिस समय अपॉइंटमेंट हुआ उस समय का जो भी वरीयता है वो हासिल कर लेंगे और वही वरीयता रहेगी। तो उच्च पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के कम लोगों को देखते हुए भारत सरकार ने 85वां संशोधन विधेयक लाया,
जिससे परिणामी वरीयता का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को देने का निर्णय किया। पुनः इसी क्रम में जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बैकलॉग के माध्यम से जो भी नियुक्ति होनी थी। बैकलॉग क्या है? बैकलॉग का मतलब है कि जब आपके 36 सीट हैं, अगर किसी अपॉइंटमेंट में 36 की जगह 10 ही सीट SC/ST के द्वारा भरा जाता है तो वो बाकी 26 सीट अगले साल होने वाली अपॉइंटमेंट में चली जाती है। तो इससे एक परेशानी हो रही थी कि अगर बैकलॉग का सीट लेते हैं तो आरक्षण का प्रतिशत 50% से काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। इसको समाप्त करने के लिए 81वां संशोधन विधेयक के द्वारा जो है बैकलॉग नियुक्ति को सीधी नियुक्ति से अलग किया गया, अर्थात बैकलॉग की नियुक्ति को इस वर्ष की नियुक्ति में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और इसको संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित कराया गया। पुनः एस विनोद कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1/10/96 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रोन्नति के मामले में क्वालिफाइंग मार्क्स तथा स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन में छूट को संविधान के धारा 335 के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया। मतलब कि अब इसके बिना आप क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं कर सकते हैं और स्टैंडर्ड जो इवैल्यूएशन का है उसको कम नहीं कर सकते हैं, जिससे इन लोगों की नियुक्ति काफ़ी कम हो गई। प्रोन्नति में इनका आना काफ़ी कम हो गया, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा 82वां संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स और स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को कम रखने का निर्णय लिया गया और उसको संविधान के द्वारा पारित कराया गया। उक्त चारों संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका 61/2002 में एम नागराज का केस, जिसके बारे में अगर आप आरक्षण से संबंधित ये करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो एम नागराज का काफ़ी अधिक बार चर्चा आता है। ये एक काफ़ी बड़ा जजमेंट है और इस जजमेंट में इन चारों संविधान संशोधन विधेयक को चैलेंज किया गया, परंतु 19/10/2006 को न्याय निर्णय पारित किया गया और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन चारों संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद से इसको कोई भी बेंच में चैलेंज नहीं किया गया है। अर्थात लेकिन इस क्रम में जो है आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई कि परिणामी वरीयता के द्वारा अगर आप प्रोन्नति देते हैं तो भी वो 50% किसी भी कैडर का जो स्ट्रेंथ है उससे 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो झारखंड सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें इस सीमा का अनुपालन किया गया है, अर्थात 50% सीट तक ही परिणामी वरीयता के द्वारा लोग जा पाएंगे और बाकी 50% सीट सामान्य अनरिजर्व, नॉट सामान्य, अनरिजर्व के लिए है और उसमें सामान्य वरीयता के अनुसार सारे लोग जाएंगे। तो इस तरह से ये जो विधेयक पारित किया गया, इसका हम लोग काफ़ी स्वागत करते हैं। वर्तमान में जर्नैल सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ख्यांगते कमेटी का गठन किया गया 2021 में, जिसके द्वारा जर्नैल सिंह के मामले में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए क्वांटिफिकेबल डाटा, माने डाटा के अनुसार आप बताइए कि क्रीमी लेयर रखना है या नहीं रखना है इस कम्युनिटीज़ में, इस और इफ़िशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनको जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका अध्ययन इनके द्वारा किया गया। कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी जिससे यह स्पष्ट है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों का प्रोन्नति के पद पर आरक्षण की सुविधा के बिना, अर्थात अगर आरक्षण न रहता तो इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही नहीं होता, अर्थात ये सामान्य सीट पे बिल्कुल ही नहीं जा पाते। जैसी स्थिति आज हम हाईकोर्ट में देख रहे हैं, जहां आरक्षण की सुविधा नहीं है, तो वहां पर हमारा, या आर्मी में देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग काफ़ी कम संख्या में जा पा रहे हैं, तो इनकी स्थिति इसी प्रकार से हो जाती। ख्यांगते रिपोर्ट के अनुसार प्रोन्नति के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन
वर्तमान में आरक्षण के प्रतिशत के आसपास ही आकलित किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा इस वर्ग को नहीं दिया जाता तो प्रोन्नति के पदों पर इनका प्रतिनिधित्व नगण्य रहता है। कमेटी के द्वारा टोटल प्रोन्नति के स्वीकृत पदों पर इनका प्रतिनिधित्व जो आकलित किया गया है वो 4.45% अनुसूचित जाति का तथा 10.4% अनुसूचित जनजाति का दर्शाया गया है, जबकि इनका प्रतिशत होना चाहिए था अनुसूचित जाति का 10% और अनुसूचित जनजाति का 26%, अर्थात ये अपने निर्धारित प्रतिशत से काफ़ी कम प्रोन्नति के पदों में हैं। यह आंकड़ा अभी आरक्षण की सुविधा के तहत ही आकलित है। कल्पना की जाए कि अगर प्रोन्नति में आरक्षण हटा दी जाए तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। इस अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य एक बार में सेवा में आ गए तो अगले 30-35 वर्षों तक उनका पद रिक्त नहीं होगा, उनके लिए वैकेंसी नहीं पैदा होगी और यह समुदाय हमेशा पिछड़ता चला जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा इन समुदाय के सदस्यों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कतिपय कदम उठाए गए हैं, जिसमें 85वां संशोधन अधिनियम 1 है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकृति इस शर्त के साथ दी है कि आरक्षण की सीमा 50% का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, जो इस विधेयक में स्पष्ट है कि 50% की सीमा रखी गई है, जिसके कारण किसी तरह का जो है संविधान और कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। जहाँ तक संगठन की जानकारी है, परिणामी वरीयता विधेयक में 50% की सीमा का उल्लंघन वर्जित किया गया है। वर्तमान में परिणामी वरीयता विधेयक 2022 संवैधानिक प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के बिल्कुल अनुरूप है। इसका हृदय से स्वागत किया जाना चाहिए और इसका किसी भी स्तर पे विरोध नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो है सो संघ के तरफ से राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है सो ये परिणामी वरीयता का विधेयक पास किया। समाज के सभी तबकों से अनुरोध करते हैं कि इस समाज के लोग जो काफ़ी पिछड़े हैं, इनको आगे आने में आपके भी सहयोग की ज़रूरत है। इसमें सहयोग प्रदान करें, इसमें किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकाएं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2 विशेष कार्य किया है जिसका हम चर्चा करना चाहेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि 2022 में जो है कि विधानसभा में ये विधेयक पास हुआ, तो विगत अभी से 10 वर्ष पीछे चले जाए या कुछ आंकड़ा है कि झारखंड में कितने ऐसे अनुसूचित समाज से बिलोंग करने वाले कर्मचारी हैं जिनका जो है कि प्रोन्नति नहीं हुआ था? कुछ आंकड़ा है आपके पास में? आंकड़ा में कुछ ऐसा है, जैसे अगर हम वाटर रिसोर्स विभाग की बात करें तो इसमें 1995 में नियुक्त हुए लोगों का प्रोन्नति नहीं हो पाया और 2013 के लोगों के प्रोन्नति का फाइल बढ़ा है। इसी तरह पुलिस विभाग में 1994 में नियुक्त हुए लोगों का प्रोन्नति नहीं हो पाया और 2014 में नियुक्त हुए 2012 में नियुक्त हुए लोगों का प्रोन्नति हुआ। तो इस तरह का जो विसंगति है उसको दूर करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बोले कि मिलिट्री में आरक्षण नहीं है, मिलिट्री में आरक्षण जरूरी है क्या? मिलिट्री में आरक्षण होना नहीं होना ये संविधान का निर्णय है। हम कुछ 2 जगह ऐसा है जहाँ की हम तुलना कर सकते हैं कि आरक्षण नहीं होने पर इस जाति का, इस वर्ग का प्रतिनिधित्व क्या होगा। अगर इसको हम देखते हैं तो प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है, जिससे ये समाज बिल्कुल ही पिछड़ जाएगा और संविधान की मूल भावना के ये विरुद्ध होगा। सर, मिलिट्री में जैसे बोला गया कि आरक्षण जरूरी है या नहीं, किसी भी चीज़ में देश के सभी वर्ग के कर्मी का जब तक सहभागिता नहीं होगा तो या तो देश को सुरक्षा देने में या देश को विकास करने में अगर सबका सहभागिता नहीं है तो देश उस गति से प्रगति के पथ पर नहीं चलेगी। या तो जो नहीं सहभागिता देंगे उसमें सुरक्षा में, उनके प्रति देश का सुरक्षा का भावना कैसे आएगा? तो इसलिए सबका सहभागिता कैसे कराया जाए ये सरकार को समझना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए। देश विकास तभी करेगा जब सभी लोग विकसित होंगे, सभी पीपल विकसित होंगे। तो जब जाएंगे सब लोग काम पर सेवाओं में, तभी उनमें अपनापन का बोध होगा ना, इसलिए ज़रूरी है। आरक्षण का मसला नहीं है, हर कंट्री में इसी तरह से एफर्मेटिव एक्शन के तहत दिया जाता है। अभी तो कई सारे कंट्रियों में हम लोग देखते हैं कि खेलों में भी आरक्षण दिया गया है कि आपको क्रिकेट में इतने इस तबके पर रखना ही है हर हाल में। तो सब कम्युनिटी का, सब तबका का क्वालिटी मेन है ना आरक्षण में जी? खेल में क्वालिटी मेन है या बैटिंग करने आना चाहिए, आरक्षण की तरफ जाना चाहिए?
इसमें क्या नहीं, पहला तो सर उसका यही होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी हो, लेकिन साथ साथ सभी का सहभागिता भी होना चाहिए। बिना क्वालिटी के किसी को प्लेयर नहीं चुना जा सकता है। अगर आरक्षण भी दिया जाता है तो उनमें एक दायरे तक क्वालिटी लिया जाता है, उसके बाद उसको चुना जाता है, ना कि बिना किसी ये क्वालिफिकेशन का। तो थोड़ा सा डाउन किया जाता है, ये नहीं कि वो बिल्कुल कुछ काबिल नहीं है, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। मेरा ये कहना है। मैं इसको उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन बस सुन लीजिए सर। आप मेरे मन में, सबके मन में भी हाँ, क्वेश्चन ठीक है कि जो मिलिट्री हो या स्पोर्ट्स हो, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर बेस्ट क्वालिटीज चाहिए। कोई कौन सी नहीं है, एससी हो, जनरल हो, ओबीसी से मतलब नहीं, जो बेस्ट क्वालिटीज है वो जाना चाहिए। मिलिट्री हो, खेल में हो, उसमें आरक्षण का क्या काम है? जी सर, बहुत बढ़िया। कई बार क्लासें लेते हुए जो यूपीएससी के क्लासें लेते हैं विकास दिव्य कीर्ति, वो बताते हैं कि गरीबी का कैसे दुष्चक्र चलता है। तो आप सब के लिए समान जब तक फैसिलिटी नहीं देंगे, मान लीजिए किसी कोचिंग व्यवस्था या एकेडमी खेल को सीखने के लिए या वो सुविधा नहीं देंगे, इट मीन्स मेरा कहने का मतलब कि फिनिशिंग लाइन और स्टार्टिंग पॉइंट आप सभी के लिए एक तरह से नहीं देंगे, तब तक तो विषमता सर फैली ही रहेगी ना। आपको स्टार्टिंग पॉइंट एक तरह से देना होगा। सर आपका क्या कहना है? देखिए, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं। अभी हाल में ये घटना, अभी हाल में ये इंसिडेंट आया था 6 महीने पहले। आईआईटी दिल्ली में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ST/SC के लिए, उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन जो मिनिमम चाहिए रिजर्वेशन के 23% वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे ST/SC वाले लोग, जिस वजह से बहुत सीट जो है खाली पड़ रहा है IIT दिल्ली में। और टीचर्स के लिए भी इस पर क्या करेंगे? रिजर्वेशन के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आपका उनका सवाल मोटा मोटी एक है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझाना चाहते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो क्या कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति जो ISC पास नहीं है वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है? वर्तमान प्रावधान के अनुसार नहीं बैठ सकता है। अर्थात जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इनके पास है। कंपटीशन के क्रम में कुछ क्राइटेरिया को कम किया जाता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन को कम नहीं किया जाता है। उसी तरह से जो आपने कहा आर्मी के संबंध में, सर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा लंबे और मजबूत लोग अंग्रेज हों, तो क्या आर्मी में हम उनको मौका देंगे या अपने देश के लोगों को मौका देंगे? जिस देश में हम रहते हैं उसके सारे नागरिकों की सहभागिता सभी जगह हो, इसके तरीके हमें निकालने होंगे, और किसी वर्ग को इससे वंचित करना सही नहीं होगा, और ये संविधान के प्रावधान के विरुद्ध भी है। जी मैडम के लिए एक और क्वेश्चन है एम्स में। एक सेकंड सर, क्वेश्चन है कि आपने कहा कि सभी वर्ग को वंचित करना ये संभव नहीं है, ठीक बात नहीं है। तो सर ओपन फॉर ऑल के लिए जब आ रही है सेना में या खेल में, तो कहाँ किसी वर्ग को वहाँ पे वंचित किया जा रहा है? इसी के लिए हमने बोला था अभी कि सभी के लिए अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसे नहीं देंगे, इट मीन सभी को तैयारी करने का मौका या माहौल एक तरह से हम नहीं देंगे, तो वो तो नहीं जा पाएगा ना, वहाँ नहीं कम्पीट कर पाएगा ना। इसलिए सरकार को ये चाहिए, सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप सुविधाएं एक जैसा दीजिए ना। अगर एक साधारण गरीब जो गांव में खेती करता हो, क्या उसके पास इतना है सक्षमता कि वो जा करके दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करवा पाए अपने बच्चे को? आप ही बताएं। सर एजुकेशन से रिलेटेड मेरी क्वेश्चन नहीं थी, जब खेल के लिए सर बढ़िया एकेडमी जाने के लिए हल चलाने वाला के पुत्र के पास, बच्चे के पास क्या क्षमता है कि एकेडमी में जाकर डाल पाए, वहाँ रख पाए? उसको टेक्निक तो सीखना पड़ेगा ना सर। घर में उसको गिल्ली डंडा खेल कर तो नहीं आएगा बैटिंग करने का क्षमता, तो बढ़िया कोच के अंडर में जाकर के करना पड़ेगा प्रैक्टिस ना। खेल उसके लिए तो सब हमको देना पड़ेगा ना सुविधा। प्रैक्टिस के लिए खेल में जो आरक्षण का मतलब है सर, खेल में जो आरक्षण का मतलब है उसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग सुविधाएं आप देते हैं, उस ट्रेनिंग सुविधा को देने के समय इस वर्ग के लोगों को आप शामिल करें, जो कि सामान्य स्थिति में नहीं हो पा रहा है। इनके पास जानकारी का अभाव हो, इस खेलकूद में कम लगे हों, टैलेंट है पर जानकारी के अभाव में भी ये लोग जो है सो नहीं जा पाते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, अगर इनकी सहभागिता बढ़ाई जाएगी तो अच्छे खिलाड़ी अधिक बड़े ग्रुप से पैदा होंगे और हम लोग देश में अधिक कॉम्पिटिटिव होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर
जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, आरक्षण रहने पर भी उतना स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति उतनी अच्छी हुई नहीं। आपने कहा अनुसूचित जाति का 10.something% और फिर अनुसूचित जनजाति का 4.something। तो आपको क्या लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से किस हद तक उनकी जिंदगी सुधर पाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम लोगों को इस समाज की स्थिति आज़ादी के समय, आज के समय और आज के स्टैंडर्ड में बाकी लोगों का जो स्टैंडर्ड है, इस तीनों से कंपैरिजन करना होगा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आज़ादी के समय की स्थिति से, तो स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो ये सुधार नहीं आ पाता और अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। सरकार का 2 कदम अभी बढ़ा है, जिसमें यूजीसी के झारखंड के कॉलेजों में जो आरक्षण का निर्धारण किया जाता था वो विषयवार किया जाता था, जिससे प्रत्येक विषय में 2 से 3 लोगों या कम लोगों का रोस्टर बनता था, जिसमें आरक्षण का प्रतिशत काफ़ी घट जाता था। इसको राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को यूनिट मान करके रोस्टर लागू करने का निर्णय किया है, जिससे इस समाज के लोगों को पूर्ण प्रतिनिधित्व संवैधानिक अधिकार के अनुसार मिल सकेगा, जिसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और रिम्स जैसी संस्थाओं में 2015 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन के द्वारा आरक्षण समाप्त कर लिया था, राज्य सरकार के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है और रिम्स में पुनः आरक्षण लागू किया गया है, जिसके लिए हम सरकार को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और साथ ही साथ यह विधेयक, परिणामी वरीयता विधेयक 2022 अब विधानसभा से पारित होने के उपरांत राज्यपाल के पास जाएगा। हम राज्यपाल महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि इस विधेयक को स्वीकृत करते हुए इसे एक कानून का रूप दें। धन्यवाद।